मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बाबा खेतानाथ महिला महाविद्यालय की बीए सेकेंडर इकोनॉमिक्स की ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत। देखो बच्चों, कल वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो अर्थशास्त्र है वह विज्ञान से संबंधित है, यानी कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। और विज्ञान है तो कौन सा, वास्तविक विज्ञान है या आदर्शात्मक विज्ञान है। साथ में हमने ये जाना था कि वास्तविक विज्ञान क्या होता है और आदर्शात्मक विज्ञान क्या होता है। और अर्थशास्त्र यदि वास्तविक विज्ञान है तो उसके पहलू के, उसके पक्ष में हमने उसके तर्क देखे थे। और आज हम पढ़ेंगे कि जो अर्थशास्त्र है वह वास्तविक विज्ञान तो उसके साथ आदर्श और नीति प्रधान विज्ञान भी है। ठीक है, देखो सभी अर्थशास्त्री इस मन से सहमत हो गए कि जो अर्थशास्त्र है वह कैसा विज्ञान है, वास्तविक विज्ञान है। क्या है, वास्तविक विज्ञान है, क्योंकि वह एक वास्तविक विज्ञान की तरह कारण और परिणाम के संबंध को स्थापित करता है, उसके साथ साथ उसके तथ्यों को क्रमबद्ध विश्लेषण भी करता है। लेकिन जो कल्याणवादी जो अर्थशास्त्री है और आधुनिक अर्थशास्त्री है, उन्होंने कहा यह वास्तविक विज्ञान तो है, मत मान लिया, लेकिन इसके साथ साथ यह आदर्शात्मक विज्ञान भी है। प्रोफेसर हार्ट्रे, बूटन और फ्रेजर जो कल्याणवादी अर्थशास्त्री और आधुनिक अर्थशास्त्रियों के बीच में आते हैं, इन्होंने कहा कि यह वास्तविक विज्ञान तो है, साथ में आदर्शात्मक विज्ञान भी है। हम आदर्शात्मक के पहलू को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि यह बताता है कि क्या है और क्या होना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है। प्रोफेसर हार्ट्रे ने कहा कि हम अर्थशास्त्र को नीति शास्त्र से अलग नहीं कर सकते, यानी कि जो हमारा अर्थशास्त्र है उसे हम किससे अलग नहीं कर सकते, नीति शास्त्र से अलग नहीं कर सकते। हम इनके उद्देश्यों के प्रति तटस्थ भी नहीं रह सकते, यानी कि यह इन्होंने क्या किया है, इन्होंने समर्थन किया है किसका, कि यह नीति शास्त्र तो है लेकिन आदर्शात्मक भी पहलू है, क्योंकि जो आदर्शात्मक जो है वह यह बताएगा कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या वांछनीय है, क्या अवांछनीय। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र के आदर्शवादी पहलू होने के पक्ष में क्या क्या तर्क है। सीमित साधनों का सर्वोत्तम उपयोग। देखो हमारे पास साधन कैसे हैं, सीमित मात्रा में है, लेकिन हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो कैसी है, वो असीमित मात्रा में है। तो हमें आदर्शात्मक पहलू के द्वारा यह पता चलता है कि हमें अपने सीमित साधनों का किस प्रकार से उपयोग करना है कि हम अपनी आवश्यकताएं भी पूरी कर सके और हम उसको आगे के लिए उसको रख भी सके, यानी कि उसका उचित और अनुचित उपयोग बताता है। देखो बच्चों, जिस प्रकार से हमारे पास सीमित साधन है, ठीक है, मान लो पानी ही है, यदि हम पानी को गलत तरीके से यूज करते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो आने वाली पीढ़ी को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो हमें आदर्शात्मक पहलू में ये बताया जाता है कि जो हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए, ताकि हम तो यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी को भी वह मिल सके। तो यह हमें किसका प्रयोग कर रहा है, बता रहा है उचित और अनुचित का, कि क्या सही है क्या गलत है। यानी कि हमारे पास जो संसाधन है जो सीमित मात्रा में है उसको बता रहा है कि हमें सही तरीके से उपयोग करना चाहिए और सीमित साधनों का प्रयोग करते हुए अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करनी चाहिए, उसका सही उपयोग करना चाहिए। ठीक है, दूसरा पहलू है मनुष्य में भावुकता। देखो माना कि मनुष्य अपने जो भी वह कार्य करता है वो तर्क के आधार पर करता है, या वह मान लेता है कि वह न्यायसिद्ध, यानी कि उसने जो काम किया है सही किया है। यानी कि हम भी कोई कार्य करते हैं तो हमें लगता है कि हमने जो काम किया है वह सही किया है, लेकिन मनुष्य जहाँ तर्क के आधार पर बताता है वहाँ सही, उसके साथ साथ उसकी भावुकता भी आती है, उसकी भावनाएं भी आती है। यानी कि जहाँ मनुष्य तर्क के आधार पर कार्य कर रहा है वह अपनी भावनाओं को भी देखता है और उसके आधार पर काम करता है। इसलिए वह जो मनुष्य है भावुकता के साथ साथ आदर्शात्मक पहलू को क्या देता है, महत्व देता है। इसके बाद है अलग अलग क्षेत्रों में श्रम विभाजन त्रुटिपूर्ण। देखो हमने वास्तविक विज्ञान में क्या पढ़ा था कि श्रम विभाजन कर देना चाहिए, यानी कि बहुत से शास्त्र है और सभी शास्त्र एक दूसरे से संबंधित है। तो अर्थशास्त्र में सिर्फ आर्थिक समस्याओं के लिए, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, अलग अलग श्रम विभाजन त्रुटिपूर्ण। मान लो हमने क्या आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण तो कर लिया और हमने दूसरे पर छोड़ दिया कि क्या करना चाहिए, तो यह गलत होगा, क्योंकि जब हमने उस आर्थिक समस्याओं का समाधान कर लिया, विश्लेषण कर लिया, तो क्या होना चाहिए यह भी किसको बताना चाहिए, हमें ही बताना चाहिए। अगर हम किसी दूसरे पर यह बात छोड़ देते हैं तो यह समय का क्या होगा,
दुरुपयोग होगा, गलत होगा, कि हमें उसका खुद ही बताना चाहिए क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो हमें अलग अलग श्रम विभाजन गलत है, हमें उसी शास्त्र उसी के अनुसार ही, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें जो कार्य हम कर रहे हैं हमें उसे श्रम विभाजन तो कर लिया, विश्लेषण तो कर लिया, और उसका अच्छा बुरा का ज्ञान भी बताना चाहिए। इसके बाद आता है साम्य संबंधी तर्क अनुयुक्त। देखो, प्रोफेसर रॉबिन्स ने वास्तविक विज्ञान में क्या क्या कहा था? साम्य ही साम्य है। ठीक है, तो यह जो प्रोफेसर रॉबिन्स ने कहा था कि साम्य ही साम्य है, वह आदर्शात्मक पहलू के साथ साथ यह अनुपयुक्त है। क्या है? अनुपयुक्त है। कैसे? जैसे कि गांव में मान लेते हैं ऊंची ब्याज दरों पर पैसे देते हैं, जिससे पारस्परिक मांग और पूर्ति शक्तियों का निर्धारण किया जाता है, लेकिन साथ में अगर गांव में ऊंची ब्याज दर पे पैसा दिया भी जा रहा है तो वहां पर बैंक खोलकर या सरकार छोटे छोटे बैंक खोल लेती है, या छोटे किसानों को दूसरी तरीके से लोन देने की कोशिश करती है ताकि उन्हें कम ब्याज पे अच्छा लोन मिल सके, सही लोन मिल सके और वे अपने कार्यों को चला सके। इसके साथ साथ जो आदर्शात्मक है वो हमेशा यही देखता है कि कम ब्याज दर हो, सही रोजगार मिले, उचित रोजगार मिले, कोई बेरोजगार ना रहे आदि। इसके बाद आता है मानव जो प्रकृति है, मानव की जो प्रकृति है वह कैसी है? आदर्श मूलक। ठीक है ना, जो मनुष्य है वह उसकी प्रकृति कैसी है? आदर्श मूलक है। यानी कि वेबलर ने कहा है कि वह हमेशा कार्य करने तथा बेकार प्रयत्नों से बचने की कोशिश करता है। यानी कि जो मानव है वह हमेशा अच्छा कार्य करने की कोशिश करता है, जो गलत कार्य है उससे बचने की कोशिश करता है। तो वह जो नई नई खोज कर रहा है तो वह अपनी भावनाओं को दृष्टिकोण में रखते हुए देख सकता है कि क्या गलत है और क्या सही है। ठीक है, इसके बाद आता है जो आदर्शात्मक पहलू है। आदर्शात्मक पहलू अर्थशास्त्र के विषय को रुचिकर और उपयोगी बनाता है। कह रहा है कि जो वास्तविक विज्ञान था वह यह स्वीकार जो भी कार्य कर रहा है वह कारण परिणाम जो भी दिखा रहा है, तो कह रहा है कि जो वो कार्य कर रहा है वह क्या है? अरुचिकर बनाता है। लेकिन जो आदर्शात्मक पहलू है, कौन सा पहलू है? आदर्शात्मक पहलू है नए नए खोज कर वह अपने विषय को और नए नए खोज करके नए नए उद्देश्य बनाकर क्या करता है? अपने विषय को क्या बना रहा है? रुचिकर बना रहा है। इसके बाद आता है आर्थिक नियोजन का आधार है। देखो, आज विश्व का जो कोई भी देश हो, प्रत्येक देश क्या कर रहा है कि आर्थिक प्रणाली की, यानी कि वह अपने सीमित साधनों का प्रयोग करके सीमित साधनों का प्रयोग करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। तो हम आदर्शवादी पहलू के द्वारा क्या करते हैं? यह नियोजन करते, योजना बना रहे हैं कि वह उस देश के लिए क्या आधार है, क्या आदर्श है। यानी कि वह आर्थिक नियोजन में बता रहा है कि हमें अपने सीमित साधनों का किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए कि हमें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। इसके बाद आता है यथार्थवादी भी अर्थशास्त्र के आदर्शात्मक पहलू को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करते हैं। ठीक है, यानी कि जो यथार्थवादी यानी कि जो हमें वास्तविक विज्ञान के विषय में बता रहे हैं, यानी कि जो अर्थशास्त्री हमें ये बता रहे थे कि भाई वास्तविक विज्ञान होना, अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, आदर्शात्मक पहलू नहीं है, तो कहीं ना कहीं वह लोग भी क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? वह भी अर्थशास्त्र को आदर्शात्मक पहलू बताते हैं जी, अप्रत्यक्ष तरीके से ही क्यों ना बता रहे हो। ठीक है, नहीं कहने का मतलब क्या है? वह अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान तो मानते हैं, उसके साथ साथ आदर्शात्मक विज्ञान भी मानते हैं। तो इसका मूल्यांकन, इसका लास्ट में निष्कर्ष यही निकलता है कि सब तर्कों के आधार पर हम देखे जाए तो अर्थशास्त्र एक आदर्शात्मक पहलू भी है और एक वास्तविक विज्ञान भी है। दुनिया कह रहा है कि वह जो वास्तविक विज्ञान है वो वस्तु स्थिति का अध्ययन कर रहा है, और जो आदर्शात्मक वह उसके क्या होना चाहिए, यानी कि उसके कारण परिणाम को बताता है, साथ में ये भी बताता है उसका सही उपयोग क्या है। कहने का सभी तर्कों के आधार पर एक ही निष्कर्ष निकलता है कि जो अर्थशास्त्र है वो वास्तविक विज्ञान होने के साथ साथ आदर्शात्मक विज्ञान भी है। थैंक यू।